चलिए दोस्तों, तो आज हम आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं एसएससी जीडी का। हम आपको बताया था कि लगातार 40 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो बिना टाइम पास किए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं दूसरा वीडियो, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है कि एक साथ कार्य करते हुए ए, बी और सी की दक्षता 5, 3, 2 के अनुपात में है। वे एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर के काम करेगा तो ये काम 21 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बी अकेले उस कार्य का 40% कितने घंटों में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लें। तो जैसा कि हमको पता है कि सर ये तीनों मिलकर के 21 दिनों में काम कर रहा है, अर्थात यही हमारा टोटल वर्क होगा। क्या होगा? ये टोटल वर्क होगा। तो ई का एफिशिएंसी आप देख लेंगे, ये वाला जो है ये ए का एफिशिएंसी है, ये वाला जो है ये बी का एफिशिएंसी है, ये वाला जो है ये सी का एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को हिंदी में क्षमता कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। पता है कि सर 5 है, 3 है, 2 है, यानी कि 5, 3, 8, 8 और 2 10। अगर इन तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। और 10 में जब 21 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। यानी 21 गुने 10 आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है टोटल आपको गुना करने का, ठीक है। जब आप आगे बढ़िएगा तो लिखा है तो बी अकेले उस कार्य का 40% का मतलब आपको पता है कि 2/5 होता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इस टोटल वर्क का हम 2/5 कर लेंगे, तो ये हो गया मेरा 40%, ठीक है। और कौन करेगा? बी करेगा। तो जो करता है उसके एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं। तो बी की एफिशिएंसी है कितना? तो हमने बताया है कि बी की एफिशिएंसी 3 है, अर्थात आप 3 से भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 करता है और 3 सते 21 करता है, ठीक है ना। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ जा रहा है 28 दिन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 28 दिन। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन हमने आपको पढ़ाने के दौरान ये बात कल बताया था कि मैं एक क्वेश्चन पे बिलीव नहीं करता हूँ, मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो चलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है मैं इस बात को बता देता हूँ आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले जो बात है, इस बात को ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन पूछता कि टोटल काम को, ध्यान सुनिएगा, टोटल काम को, ठीक, ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ए और बी मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, बी और सी मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, या फिर ए और सी मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो क्या आप नहीं बता पाते? आप बता देते हैं। देखिए क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है कि आप देखेंगे कि ये तीनों मिलकर के, अर्थात पहले है बोला है ए का, फिर बोला है बी का, फिर बोला है सी का, फिर बोला है ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, ए प्लस सी का। तो हम कुछ नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी ध्यान सुनिएगा कि लगा टाइम बराबर जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, टाइम बराबर जो होता है वो होता है टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। क्या होता है जी? टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। तो अब हमारा टोटल वर्क पता है कि सर टोटल वर्क मेरा यहाँ पे था, ध्यान सुनिएगा, हमारा टोटल वर्क ये था 10 गुने 21, ठीक है। तो सर टोटल वर्क है 10 गुने 21। अगर ए का टाइम निकालना है, ए का, ये सबका टाइम ही निकालना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ए का टाइम निकालना है कि ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से भाग करेंगे, अर्थात 5 से भाग कर देंगे। तो 5 में जब 5 से काटेंगे 2 बार में, अर्थात ए अकेले 42 दिनों में कर देता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो कुछ नहीं करते, हम बी की एफिशिएंसी से भाग कर देते, अर्थात 10 गुने 21 करते और डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी अर्थात 3 से भाग करते, तो ये 70 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अगर हमसे पूछता है कि ए प्लस सी कितने दिनों में करेगा, तो हम कुछ नहीं करते हैं, 10 गुने 21 करते हैं, अब बटा ए और सी दोनों के एफिशिएंसी से भाग करते हैं, तो 5 और 2 7, तो 7 से भाग कर देते हैं, अर्थात ये दोनों मिलकर के 30 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन अब आगे से आएगा तो आप नहीं छोड़िएगा, एकदम से पकड़ के ज़बरदस्ती नंबर ले लीजिएगा एग्जामिनर से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हम बता दिए आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब आपकी बारी आती है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जिनमें से एक 900 है। ध्यान सुनिएगा, क्या बोला है, 1 मिनट, सॉरी, जिनमें से एक कितना दे दिया है, जिनमें से एक 900 है,
एक मिनट सॉरी वेट, हाँ ठीक है, जिनमें से एक 900 है तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए जी, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक जब ज्ञात करना होता है तो आप पूरा उस क्वेश्चन को मत बनाइएगा। एलसीएम एचसीएफ का 80% क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए बना सकते हैं, हम सिखाएंगे आपको, प्रैक्टिस के दौरान सिखा देंगे। देखिए कैसे। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है, ध्यान सुनिएगा, क्या ज्ञात करना है जी? एलसीएम ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एलसीएम जो निकलता है, ध्यान सुनिएगा क्या बात हम बता रहे हैं कि एलसीएम जो निकलता है, एलसीएम में संख्या छिपा रहता है, एलसीएम में संख्या छिपा रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, संख्या छिपा रहता है, छिपा रहता है, क्या रहता है जी? एलसीएम में संख्या छिपा रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमको एलसीएम निकालना है और एलसीएम में संख्या छिपा रहेगा, अर्थात 7 और 9 का मल्टीपल छिपा रहेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 9 का मल्टीपल कहाँ पे है, 7 का मल्टीपल कहाँ पे है। देखिए ये 7 का मल्टीपल है लेकिन 9 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे 7 का मल्टीपल है लेकिन 9 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे 7 का मल्टीपल है लेकिन 7 का मल्टीपल ना ही है, ना ही 9 का मल्टीपल है, अर्थात मेरा आंसर 63 हो जाता है। बिना आप क्वेश्चन सॉल्व किए आप क्वेश्चन बना चुके हैं पहले। खैर, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है, फिर भी मैं बताता हूँ, बाई ऑप्शन नहीं बना पाते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको बेसिक भी बता देते हैं, ताकि आप ये ना बोले कि सर आप बेसिक नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, वरना आप आरोप लगा देंगे कि सर आप बेसिक नहीं बताते हैं। चलिए बेसिक भी बताना है। देखिए बेसिक के साथ हम ट्राई करेंगे कि बहुत ट्रिकी तरीके से आपको बता दिया जाए, ताकि आपका पकड़ बहुत मजबूत हो जाए मैथ के सेक्टर में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको पता है कि बोला है जिनमें से एक संख्या 900 है। जब एक संख्या 900 बोल दिया और बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, तो कहीं ना कहीं ये 9 का वैल्यू 900 दिया होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। अब ध्यान सुनिएगा, तो ये 7 का वैल्यू 700 दे दिया होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो जब दो संख्या दे दिया मेरा, एक दे दिया 700, एक दे दिया 900, अर्थात जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 700 और 900 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6300। इनका एलसीएम निकाल देंगे तो आ जाएगा 6300, अर्थात मेरा आ गया आंसर 6300। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बताते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में हम यही बताएंगे आपसे, एक्स्ट्रा फैक्ट में हम आपको यही बताएंगे, ध्यान सुनिएगा, कि अगर संख्या मेरा a/b के रूप में होता है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई संख्या a/b के फॉर्म में होता है, ठीक है, और उसका एलसीएम हम l मान लेते हैं, और HCF को, अगर हम HCF को क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये पहली बात कि ये संख्या नहीं है, संख्या का अनुपात है, ठीक है। तो आपका जो संख्या निकलता है, वो संख्या निकलता है HA और HB। जैसे हम बोल दिए, ठीक है, कि कोई 2 अनुपात दिया है 3:7 में, इसका HCF दे दिया है कि इसका HCF 8 है, तो अब आपसे पूछेगा कि इसका एलसीएम ज्ञात करें। एक और बात यहाँ पे हम एलसीएम बता देते हैं कि एलसीएम बराबर होता है HAB। एलसीएम बराबर क्या होता है जी? HAB। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनको भी हम पढ़ाएं ये बात, वो पूरा इस बात को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, ठीक है। ये रिवीजन के दृष्टिकोण से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, तो हमको पता है कि h का मान 8 दिया है, तो पहली संख्या, ध्यान सुनिएगा, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। अगर हमसे पूछेगा कि पहले संख्या निकालिए, तो 8 में 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम बताए हैं कि संख्या जो कंप्लीट बनता है HA और HB बनता है, अर्थात ये मेरा A था और ये B था, तो 18 की 24 हो जाएगा और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अगर हमसे पूछता बड़ी संख्या ज्ञात करिए तो 56 बताते हैं, अगर हमसे पूछता छोटी संख्या ज्ञात करिए तो 24 बताते हैं, अगर इनका योग पूछा, अंतर पूछता, तो भी हम बता देते हैं, आपको पता है ये सब, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछता कि दो संख्याओं का अनुपात, ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, जिसका HCF 8 है, तो उस संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए, तो क्या करते हैं? तो एलसीएम निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम बराबर होता है HAB। देखिए बहुत प्यार से लिखे हैं कि एलसीएम बराबर HAB होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम h का मान भर देंगे, h का मान 8 हो गया, सर a का मान कितना दिया था? 3 दिया था, और b का मान क्या दिया था? 7 दिया था, ठीक है। तो 18 यहाँ पे 17 की 21 और 21 गुने 8, 21 गुने 8 करिएगा तो आपका आ जाएगा 168। कोई दिक्कत है? तो एलसीएम आ जाएगा 168। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं, इसमें से अगर आपका क्वेश्चन है तो छूटना नहीं चाहिए। याद रखिएगा कि ये a और b सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका ये, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनिएगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, कुछ बड़ी बात है नहीं, आराम से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। देखिए बोला है कि √3 है और ये √4 को जो है
क्यूब में रखा है। ये रूट ऑफ यहाँ पे 5 है लेकिन पावर यहाँ पे 4 दिया है रूट में। ध्यान सुनिएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान सुनिएगा क्या करना है। हम यहाँ पे लिख देते एक बार और, ये रूट 3 है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट दिया है ना, यहाँ पे पावर 4 वाला रूट दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करेंगे हम। करेंगे क्या, हम देखते हैं ये 3 को यहाँ पे 2 रख सकते हैं क्या? अगर ऐसे क्यों लिखे तो 2 लिख सकते हैं क्या? आप क्या करिएगा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या निकाल लीजिएगा, जो रूट में है या पावर में रहता है। तो 4, 3, 2 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ठीक है, 12 आएगा। अब इस सब के पावर आप 12 कर दीजिए, इस सब के पावर 12 कर दीजिए, इस सब के पावर क्या कर दीजिए, 12 कर दीजिए। चलिए 12 हो गया। तो अब जब पावर 12 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से काटिएगा तो 2 6 12, यानी कि ई हो जाएगा 3 के पावर 6, ठीक है। अब ई वाला कितना हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा, ये 3 चौका 12 होता है, यानी कि 4 के पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 अर्थात 5 के पावर 3। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पता है कि सर यहाँ पे 4 के पावर 4 होता है 216, 5 के पावर 3 होता है 125 और 3 के पावर 6 हो जाएगा कितना, और 3 3 9 13 27 से 81 243, 243 में जब आप 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 243 में जब 3 से करेंगे तो 3 24 3 72 729। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब आपको क्या बोला है, अब मैं बताया था ये बात हम शॉर्ट्स एक वीडियो में बताए हुए हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो कई तरीके के क्वेश्चन बनाता है। और क्या बनाता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही अवरोही यानी बढ़ते क्रम घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और बात बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या भी पूछता है कई दफ़ा, उनका अंतर भी पूछ लेता है भाई, लेकिन यहाँ पे तो चलिए रूट है खैर हटाइए, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, ठीक है, बस इतना समझिए। तो एक बात आप बताइए हमको कि आप अगर आरोही क्रम में बताइएगा तो ये रूट वाला है, सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, ये रूट वाला है यहाँ पे, देखिए ई छोटा तो ई भी छोटा, ये बड़ा तो ई भी बड़ा, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें बोला देखिए यहाँ पे कि आरोही क्रम में लिखे, हम बताए थे आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है, बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है ना। अवरोही का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हम, अवरोही के मतलब, अवरोही हम बताए थे कि अवरोही मतलब अवरोध उत्पन्न करना, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बात है, ये सब नोट डाउन करते रहिएगा प्लीज़, इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी थोड़ा सा दिक्कत था, ठीक है ना। चलिए तो हम बता रहे थे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, या अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब हमारा ये बात ये कहना है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि आपसे क्वेश्चन पूछा था, ध्यान सुनिएगा, कि आरोही क्रम में बताइए। तो आरोही क्रम में आपको बताना है, कोई बात नहीं। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा ई होगा, फिर ये वाला बड़ा होगा, फिर ये वाला बड़ा होगा। अब देखिए रूट 5, रूट 4, रूट 3, बस आपको देखना है कहाँ पे है, रूट 5, रूट 4, रूट 3 यहाँ पे हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, आपसे अगर पूछ सकता था कि इनमें सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है, तो सबसे छोटी हम बताते हैं कि ये वाला है, ये वाला सबसे छोटी बता देते, ठीक है। अगर हमसे पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाला सबसे बड़ी बताते हैं। देखिए ये सब नोट डाउन करिएगा प्लीज़ आप, ठीक है। ये छोटी है, वो बड़ी है, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अगले बात आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि 8 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, बोला है कि 8 वस्तुएं हैं, ठीक है। जब 8 वस्तु आप बेचते, देखिए जनरली देखिए कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को समझना चाहें तो आप सोचिए कि आपका दुकान है, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। मानिए कि 8 वस्तु आप बेच रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, 8 वस्तु बेच रहे हैं, ठीक है, और 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 8 वस्तु बेचे हैं तो 2 वस्तु का फायदा हुआ है। क्या हुआ? 8 वस्तु बेचे हैं तो 2 वस्तु का फायदा हुआ, अर्थात 2 वस्तु का फायदा हुआ 8 वस्तु बेचने पे, तो कहीं ना कहीं आपका जो दाम लगा होगा 6 का लगा होगा, तब तो आप बोल दिए कि 2 वस्तु का फायदा हो गया। तो 6 का दाम लगा और फायदा कितना का हुआ, 2 का, अर्थात 1/3 हो जाएगा आंसर। 1/3 का मतलब होता है 33.1/3% हो गया, यही आपका आंसर है। देखिए 33.1/3% को 33.33% भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेची जाती है और कुछ हानि होती है,
यदि उस वस्तु को 700 रुपये में बेची जाए तो व्यापारी को पुराने हानि के 3 गुना बराबर लाभ होता है। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बात समझिएगा, वस्तु को जब 500 में बेचा जाता था, ध्यान सुनिएगा, तो हानि होती थी, कुछ की हानि होती है। तो हम मान लेते हैं कि पहले 500 में जब बेचा जाता था तो 1 की हानि होती थी, ठीक है। या फिर 1 मिनट रुक जाइए, आपको ऐसे बताते हैं, वरना आप सोचेंगे कि सर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो हम डायरेक्टली बनाते थे इसको, इस ऐसा क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बताते हैं। हम मान लेते हैं कि 500 रुपये में कोई वस्तु को बेचते थे तो x की हानि होती थी, यानी कि जो CP होगा आपका ये 500 प्लस x हो जाएगा, ये CP होगा। अब रहा बात कि सर ये कैसे लिख दिया, क्यों? क्योंकि CP बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, SP प्लस लॉस, ठीक है। और फिर CP बराबर एक और फॉर्मूला होता है SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो घटाते हैं SP में से, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों फार्मूला को ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 500 प्लस x बराबर, ठीक है। अब क्या है कि बोला है यहाँ पे कि 700 रुपये में बेचा जाए तो व्यापारी को पुराने हानि के तिगुने के बराबर लाभ होता है। 700 रुपये में जब बेच रहा था तो पुराने हानि के तिगुने के बराबर लाभ होता है, अर्थात जब CP इनका बराबर करिएगा, क्योंकि सेम ही सामान था, तो हमने क्या कर दिया, CP बराबर CP कर दिया। ये भले Z की तरह दिख रहा है, लेकिन आपको कुल मानना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा बात। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 700 है, 500 है, तो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200, और 200 बराबर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, तो 4x का वैल्यू 200, अर्थात x का मान हो गया 50। अब ध्यान से सुनिएगा बात, तो x का वैल्यू 50 हो गया, तो अगर आपसे CP पूछ रहा है तो या तो आप इसमें भर दीजिए x का मान, या इसमें भरिए, तो 500 प्लस 50 अर्थात 550 हो जाता है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाते हैं? देखिए, जो बच्चा अगर इस क्वेश्चन में पेन चला रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, सही बता रहा है, बहुत मूर्ख है। देखिए आप कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए। आपको देखना था कि 500 का सामान इस 700 में पहले 500 में बेच रहा था, अब 700 में बेच रहा है। पहले हानि जितना का होता था उसका तिगुना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि -1 था पहले, अब +3 हो गया, यानी गैप कितना का हो गया, 4 का हो गया। इमेजिन करना था कि -1 + 3 यानी गैप हो गया 4 का। जब गैप 4 का हो गया तो ऊपर गैप कितना था, ऊपर गैप था 200 का, तो 4 का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू होता 50, अर्थात हम सीधे कह देते कि 500 प्लस 50 यानी कि 550 मेरा आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। पेज देखिएगा ध्यान से। बोला है क्वेश्चन नंबर 6 है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक पुस्तक 1200 रुपये में सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध का मतलब होता है कि अंकित है, ठीक है, और उस पर 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि विक्रेता 2 छूटों के स्थान पर 20% की एकल छूट दी तो उसे कितना रुपए का लाभ या हानि हुआ, लाभ या हानि हुआ। बात समझिएगा पहले, यहाँ पे सबसे पहले बात समझिएगा कि हम कल एकल छूट के बारे में बताए थे कि जब 10-10 का एकल छूटाया जाए, अब क्या करिएगा, 10 + 10 - 10 × 10/100। ओहो, कल रहे होंगे क्लास में, अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो फायदा हो जाएगा। देखिए 10-10 20 में से 1 घटा, यानी कि 19% का यहाँ छूट दे दिए थे, और यहाँ पे अकेले दे रहा था एक बार कितना, 20% का छूट। तो गैप कितना का रहा है, 1% का, यानी कि 1% का आपको फायदा हो रहा है। कितना का फायदा हो रहा है, 1% का फायदा। तो आप क्या करिएगा जी, आप कर लीजिएगा 1200 का 1%। तो 1200 का जब आप 1%, देखिए ऐसे तो लिखने में हमको भी शर्म आ रहा है कि काहे लिख रहे हैं, शर्म आ रहा है भाई प्लीज। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 12। बात समझिएगा, ये आ जाएगा 12। हाँ, तो आप 1200 का 1% निकलवाइएगा तो शर्म नहीं आएगा जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। बड़ी बेशरम है आप। चलिए खैर चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि एक बस दिल्ली से मुंबई के लिए और एक कार मुंबई से दिल्ली के लिए साथ चलती है। उनके रास्ते में मिलने के बाद बस 196 मिनट में मुंबई पहुंचती है और कार 144 मिनट में दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली कार के चाल यदि कार की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस की चाल ज्ञात करना है। ओह, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अच्छा से प्लीज, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये बात कुछ ऐसी है कि यहाँ से 2 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए एक बस में है, ठीक है, इधर से बस में है, ये मान लेते हैं कि ये भाई साहब बस में चल दिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, ठीक है, और एक इधर से इनकी गर्लफ्रेंड है कोई। बात समझिएगा, ये इस तरीके के हैं, कैसे बता दो, ऐसे बना दो क्या, चलिए कोई बात नहीं, बात समझिएगा, ये इस तरीके इनकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। ये दोनों लोग मिलना चाहते हैं,
ठीक है। तो मिलना चाहते हैं तो होता है क्या, एक कंसेप्ट चलता है कि ये इधर से चलेंगे एक स्पीड से S1 की स्पीड से, बात समझिएगा, और ये इधर से चलेंगे S2 की स्पीड से, बात समझिएगा। ये इधर से S1 की स्पीड से चलें और ये S2 की स्पीड से चलें, ठीक है। और ये जा करके यहाँ पे, ये जा करके ये यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको मिलने के बाद, बात समझिएगा, मिलने के बाद इसको T1 टाइम लगता है, फिर ये S2 की स्पीड से इधर आए और ये मिलने के बाद इसको T2 टाइम लगता है। ये बात को मानिए सबसे पहले, ये कंसेप्ट है आपका। दो आदमी जब एक साथ मिलता है तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं। अब देखिएगा बात यहाँ पे क्या होगा, बस एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि सर S1 बटा S2 इक्वल टू होता है √T2 बटा T1। बस जो बच्चा को ये याद है ये क्वेश्चन बना देगा, एकदम हवा हवाई में उड़ा देगा। अब देखिए यहाँ पे, अब कुछ नहीं कहा, यहाँ पे बोला है कि एक बस, देखिए यहाँ पे इधर से बस है, कोई बात नहीं, बस है, ठीक है, बस है। इधर क्या कि एक बस दिल्ली से मुंबई के लिए और एक कार मुंबई से दिल्ली के लिए चलता है। ये बस है जो दिल्ली से इधर मुंबई के लिए चला और इधर ये कार है, ठीक है। लड़की जो है कार से मिलने आ रही है, तो ये कार से चली, थोड़ा सा ये फैसिलिटीज है इनके पास। आप बस से जा रहे हैं भाड़ा लगा करके, बेरोजगार है तो कर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बोल रहा है कि दिल्ली के लिए एक साथ चलती है, उनके साथ रास्ते में क्या बोला कि एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। बोला है कि एक बस दिल्ली से मुंबई के लिए और एक कार मुंबई से दिल्ली के लिए एक साथ चलती है, ठीक है। उनके रास्ते में मिलने के बाद, हम बताया ना कि ये रास्ते में मिलते हैं, बस 196 मिनट में मुंबई पहुंचती है। ध्यान सुनिएगा, मुंबई पहुंचती है 196 मिनट में, यानी कि ये वाला दे दिया, बोला ना कि मिलने के बाद 196 मिनट में मुंबई पहुंचती है। आगे बोला है और कार 140 मिनट में दिल्ली पहुंचती है। कब? मिलने के बाद। ये T2 का मान दे दिया 144, ठीक है। अब आगे बोल रहा है यदि कार की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान सुनिएगा, यदि कार की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कार की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मिनट, तो कार की चाल यहाँ पे कितना दे दिया है जी? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान सुनिएगा, ठीक। तो बोल रहा है आपसे, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या सेटिंग करने में? यदि कार की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? आप लोगों को समझ में आ रहा है कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है? ये तो बस वाला कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट तो सही बता दिया आपको, बस हमको लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। कहीं पे कहाँ दिक्कत हो रहा है? बोल रहा है कि बस 196 मिनट में मुंबई से बस 196 मिनट में मुंबई पहुंचती है। बस मिलने के बाद यहाँ से बस चला, ये यहाँ पे आया, यहाँ से मिलने, ओह गायब ही कर दिया, रुक जाइए, सॉरी, इतना नहीं हराना था भाई इनको, इस तरीके से था, ठीक है ना, ये मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिलने के बाद 196 मिनट यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो ये आ गया आपका और T1, ठीक है। उसके बाद बोला था मिलने के बाद मुंबई पहुँचती है और कार 144 मिनट में दिल्ली पहुँचती है। 144 मिनट में दिल्ली पहुँचते, ठीक है, 144 मिनट में दिल्ली है तो दिल्ली पहुँच गई, अच्छी बात है। यदि कार की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए जी हम देखते हैं, सही था सब चीज़, तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, सॉरी, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे रखते हैं आपका, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और ये वाला भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये वाला भी थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए, तो हम क्या बताए थे, फॉर्मूला बताया था कि S1 बटा S2, तो S1 का मान कितना दिया था जी? कुछ नहीं दिया था, हम S1 छोड़ देते हैं, ठीक है। S2 का मान कितना दिया था जी? 140 दिया था, ठीक है। उसके बाद √T2 का मान कितना दिया? 144 का रूट निकालेगा तो 12 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा, 14 जाएगा 40, S1 के बाद S1 का मान आएगा 120। फालतू का हम केवल परेशान हो रहे थे इस क्वेश्चन में। इसका मान आ गया 120 यहाँ पे है, देख लीजिए आपका आंसर, ठीक है। खैर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था तो मैं बस कंसेप्ट समझा देता हूँ एक बार और अच्छा से आपको, ठीक है, ताकि आपको संदेह खत्म हो जाए कि आपके प्रिंस सर को मैथ्स आता है। बात समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, होता क्या है कि कोई एक डिस्टेंस रहता है, एक आदमी इधर से चलता है, एक आदमी इधर से चलता है, ये दोनों एक जगह मिलते हैं, बस एक बात को समझिए, दोनों एक टाइम निकलेंगे और एक ही जगह मिलेंगे, बात समझिएगा। तो यहाँ पे ये एक टाइम पे निकले और ये आकर के यहाँ पे मिल गए, ठीक है। इनका मान लिया जाता है S1 स्पीड, फिर इधर से भी कोई व्यक्ति होता है, इधर से निकलता है, मान लेते हैं इसका स्पीड S2 होता है, ठीक है। ये मिल गया, मिलने के बाद ये क्या करते हैं, ये T1 इधर से आया तो S2 के साथ है तो T2 टाइम मान लीजिएगा, ये इधर से गया तो ये कितना टाइम लगाएगा जी? ये S2 टाइम लगा लेगा, बात समझिएगा, ठीक। ये T2 टाइम लगाएगा जी, S2 टाइम कैसे लगाएगा? स्पीड है ना वो, हाँ, T2 टाइम लगाएगा। तो आपसे इस पे कॉन्सेप्ट बनता है, क्या होता है कि देखिए 1 2 3 4
4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल का मान देता है, ठीक है, और चौथा का पूछ लेता है, चौथा का पूछता है कि चौथा का वैल्यू क्या होगा। अब बात समझिएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि S1/S2 बराबर √T2/T1, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, हमारे बच्चे समझदार है, आप समझ रहे होंगे, थैंक यू। चलिए अब देखिए बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है कि राधा का व्यय उसकी आय का 20% है, अगले दिन महीने की आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत की राशि समान रहती है, तो राधा का व्यय प्रतिशत वृद्धि करता है। देखिए बाकी लोग पता नहीं कैसे बनाता है, इस क्वेश्चन को नहीं बनाता है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा काफ़ी ईजी बताऊंगा, काफ़ी जी, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा बस उसी तरीके से आपका बनना चाहिए। देखिए कभी भी आय व्यय बचत का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, आय, ठीक है, एक मिनट क्या लिए थे भाई, ठीक है, कभी भी आय व्यय बचत का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आय आपको पता है कि आय प्लस व्यय, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए आप, बस रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे हम साइड में बोल देते हैं अभी आपको, ठीक है। कभी भी आप जानते हैं कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, व्यय को ही खर्च कहते हैं, व्यय को ही क्या कहते हैं जी, खर्च कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या है, मान लेते हैं कि आपके मामा जी हैं, ठीक है, घर पे, और मामा जी आपको 100 रुपया दे के गए, ठीक है, 100 रुपया दे के गए, तो मामा जी आए 100 रुपया दिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मामा जी जब 100 रुपया दे दिए, बात समझिएगा, तो वो क्या है, आपके पास आ गया पॉकेट में 100 रुपया आ गया। अब 100 रुपया आया, उस पर से आप गए चौक पे, चौक इट मीन्स कि आपके जहाँ पे मार्केट है, अब मार्केट में गए और आप क्या किए, उसमें से 20 रुपये का समोसा खा लिए। अब 20 रुपये का समोसा खा लिए तो 20 रुपये खर्च हो गया, बात समझिएगा, मामा जी हैं 100 रुपया दिए, ठीक है, 20 रुपये खर्च हो गया, 20 रुपये खर्च हो गया। अब फिर आप मांगेंगे कितना रुपया, 80 रुपये मांगेंगे कि भाई हमारा 80 रुपये दे दीजिए, हम लेकर के जाएंगे, नहीं तो रोने लगेंगे अभी, है ना। तो बात समझिएगा यहाँ पे, तो 80 रुपये आपका बचत हो गया, तो इसलिए तो बताया है कि व्यय प्लस बचत बराबर आय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अब कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, इसे लोग रोकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आय, ठीक है, आय बराबर जो होता है बचत प्लस खर्च होता है, ठीक है ना, या फिर खर्च प्लस बचत होता है, ये बात को ध्यान रखिए कभी, ठीक है। तो कभी भी आय व्यय बचत का क्वेश्चन है, खर्च प्लस बचत होता है, कभी भी क्वेश्चन है तो एकदम ऐसा ही 3 लाइन लिखिएगा, एकदम 3 लाइन के अलावा चौथा लाइन लिख नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बोला है कि राधा का व्यय उसकी आय का 20% है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि राधा का आय 100 रुपया था, तो इसका व्यय कितना हो जाएगा, देखिए क्या बोला है, व्यय उसकी आय का 20% है, अर्थात इसका व्यय यानी कि खर्च हो जाएगा 20, तो बचत कितना हो जाएगा जी 80, बचत कितना हो जाएगा 80। अब बोला है कि यदि अगले महीने आय में 20% की वृद्धि होती है, कितना परसेंट का, 20% का वृद्धि होता है, तो एक बात याद रखिएगा कि केवल चेंज वैल्यू पे आप फोकस करिएगा, किस पे फोकस करिएगा, चेंज वैल्यू पे, किस पे फोकस करिएगा जी, चेंज वैल्यू पे। तो जब चेंज वैल्यू पे फोकस करिएगा तो कितना बदला, बोला है कि आय में 20% का वृद्धि हो जाता है, तो 100 में 20% का वृद्धि होगा, अर्थात 20 रुपया बदलेगा, कितना रुपया बदला, 20 रुपया बदला। अब ध्यान से सुनिएगा, तो बोला है और बचत की राशि समान होती है, यानी कि बचत पहले जितना होता था उतना ही हुआ, यानी कि बचत में 0 का बदलाव हुआ, क्यों, क्योंकि पहले 80 रुपया बचाता था, अभी भी 80 रुपया बचा रहा है। हम पहले बताए हैं कि चेंज वैल्यू आपको देखना पड़ता है, किसमें, चेंज वैल्यू को देखना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम क्लास में सब बात बताए हुए हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे आपको पता चला कि सर आया 20 रुपया ज़्यादा, अब बच रहा है अभी 80 रुपया, यानी कहीं ना कहीं खर्चा मेरा 20 रुपया बढ़ गया होगा, खर्चा 20 रुपया बढ़ गया, क्योंकि जो मामा जी एक्स्ट्रा पैसा दे जा करके फिर खा लिया आप। अब बात समझिएगा, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा आपका बढ़ गया खर्चा, तो 20 रुपया खर्चा बढ़ा, किस पे बढ़ा, ये 20 रुपया पे ही बढ़ा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 20 रुपया खर्चा बढ़ा और किस पे बढ़ा था, 20 रुपये पे ही बढ़ा, तो 20/20 अगुने 100 करेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 100% का वृद्धि, क्या, किसमें, खर्च में, खर्च में 100% का वृद्धि हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आय व्यय बचत के क्वेश्चन में सेम आप इसी तरीके से क्वेश्चन बनाइएगा। किस तरीके से क्वेश्चन देगा हम इस बात को भी बता देते हैं आपको हमेशा क्वेश्चन देगा, ध्यान रखिएगा कि 1 2
तीन वेरिएबल में से ये तीनों तो फिक्स होगा। अब क्या होगा कि ये दो भी दे देगा तो ये तीसरा निकल जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपसे कि इसमें से या तो इसको देगा, ठीक है, या फिर इसको देगा। ये दोनों देगा तो ये पूछेगा, अगर ये दोनों देगा तो ये पूछेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा आप बारूद होते जाइएगा, ठीक है। देखिए जी, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ये आपसे कि एक आदमी ने 11 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से की थी और शेष दूरी और साइकिल से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की थी। तो साइकिल पर तय की गई दूरी के ज्ञात करें। देखिए, हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बताएंगे। कैसे बताएंगे हम इस क्वेश्चन को? आपको एलिगेशन से बनाना बताएंगे। अब एलिगेशन ध्यान से सुनिएगा, एलिगेशन से बताएंगे। अब एलिगेशन में क्या होता है, बात समझिएगा। एलिगेशन में क्या होता है, ठीक है। आपको क्या है कि देखिए बोला है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले एलिगेशन कैसे निकलता है, उसका बेस क्या माना जाता है, ये बात को हमको समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात मानिए पहले। सबसे पहले बात मानिए आप कि 11 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो इस बात को मानिए कि 110 किलोमीटर की दूरी तय किया है, 11 घंटे में तय किया है, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हुआ। एवरेज स्पीड कितना हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे स्पीड 1 दिया रहता है, यहाँ पे स्पीड 2 दिया रहता है, यहाँ पे आ जाता है एवरेज स्पीड। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आ जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है। यहाँ पे आता है टाइम 1 और यहाँ पे आता है टाइम 2। इसी का टाइम 1 है, इसी का टाइम 2 है। अब इस बात को मानिए आप, ठीक। अब बात मानिएगा इसका। अब क्या है आपका, ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि देखिए स्पीड किसके बेसिस पे निकलता है? स्पीड डिस्टेंस के बेसिस पे निकलता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। स्पीड कभी भी टाइम के बेसिस पे निकलता है। आप इस बात को समझ जाइए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टाइम नीचे रहता है। तो यहाँ पे जो रहेगा और जिसके बेसिस पे निकलता है वही यहाँ पे निकलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चलिए हो गया, ठीक है। अब देखिए बात समझिए। यहाँ पे हमको पता चला कि सर एवरेज स्पीड हमारा जो होता है, एक और बात बता देते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है फार्मूला? एवरेज स्पीड बराबर होता है, चलिए अगर आपको नहीं पता तो ये भी बात बता देते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। हम कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, ठीक है। टोटल टाइम। तो आपको पता है कि सर टोटल डिस्टेंस मेरा 110 किलोमीटर था, टोटल डिस्टेंस सर 110 किलोमीटर था और टोटल टाइम 11 घंटा था, अर्थात मेरा ये एवरेज स्पीड जो हो जाता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक। तो हम क्या बताएं कि एवरेज स्पीड को बीच में रखें तो 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या रखना था जी? बोला है उसने एक दूरी पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसके चला था। चलिए जी, ये पैदल चला है, पी से पैदल, ठीक है। पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है। उसके बाद क्या बोला है कि और साइकिल से, सी से साइकिल, ठीक है ना, साइकिल से चला है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 14 में से 10 घटाइए, कितना आ जाएगा यार? 4। अब यहाँ पे 10 में से 6 घटाइए, कितना आ जाएगा? 4। कुछ नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ता है, फिर यहाँ पे बड़ा हो गया तो बड़ा में से छोटा को घटा दिया, ठीक है। अभी काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1:1 के रूप में आ गया। कितना आ गया? 1:1। अब देखिए ये टाइम आ गया और टोटल टाइम कितना दिया था, बात समझिएगा पहले। टोटल टाइम दिया कितना था? टोटल टाइम दिया कितना था? तो टोटल टाइम दिया था 1 और 1 अर्थात 2 दिया था। अब 2 का वैल्यू कितना दिया था जी? 2 का वैल्यू 11 घंटा दिया था। 2 का वैल्यू जब 11 घंटा हो गया था, देखिएगा ध्यान से, तो 1 का वैल्यू 5.5 घंटा हो जाएगा। अर्थात अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वो पैदल कितना दूरी चला था, तो 5.5 घंटा बताते हैं। अगर हमसे पूछता कोई कि साइकिल से कितना दूरी कितना घंटा चला था, तो 5.5 घंटा ही बताते हैं। बात समझिएगा, दोनों का अगर टाइम पूछता था 5.5 घंटा ही बताते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे ये नहीं पूछा कि कितना टाइम चला था, हमसे ये पूछ दिया है कि बताइए कि साइकिल पर तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि सर साइकिल का स्पीड जो है, ध्यान सुनिएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर साइकिल का स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड सर ये 14 है और टाइम लग गया है 5.5 घंटा, अर्थात आंसर आ जाएगा 14 × 5 = 70 और आधा 77। कितना हो जाएगा जी? 77, यानी कि 77 किलोमीटर ये जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। आपसे केवल साइकिल से नहीं, आप पैदल भी बता दीजिएगा। चलिए हमको आप पैदल बता दीजिए कि ये पैदल कितना किलोमीटर चला होगा, पैदल कितना किलोमीटर चला होगा। भाई बेवकूफ़ है क्या? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है, इसमें से घटा दीजिए, पैदल आ जाएगा। नहीं तो 100 है तो 5.5 में आप 6 से गुना करिए, 6 × 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इस बात को आप समझिए, देखिए 33 और ये जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक। चलिए ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है, कि आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक, बिना टाइम पास किए।
देखिए मैं पढ़ाने के दौरान ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। मैं पहले इसको बता देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा थोड़ा सा। एक व्यक्ति कुछ संतरे यहाँ पे बोला है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 3 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदता है। देखिए 3 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदता है, इसका मतलब क्या है ये पहले समझिए। इस लाइन का मतलब होता है कि 1 रुपया में 3 संतरा खरीद रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है और उतने ही संतरे 2 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदता है, अर्थात उतना ही संतरे 2 रुपए उतना ही संतरे 1 रुपए में, या जा भाई, 1 रुपए में 2 संतरा खरीद रहा है, 1 रुपए में 2 संतरा खरीद देता है, ठीक है। तो बोल रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे दर्जन पर कितने रुपए प्रति पर बेचना चाहिए, ठीक है ना। कितना 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, एक बात को ध्यान रखिए। चलिए अब हम चलते हैं सीधे। अब यहाँ पे बात जब हम समझेंगे तो हमको बताया था कि सर ये दोनों जगह आर्टिकल सेम होना चाहिए, तो क्यों ना यहाँ पे 2 से यहाँ पे गुना कर दे और 3 से यहाँ पे गुना कर दे, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल सेम हो गया। तो यहाँ पे जब हम 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, जब इधर हम 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हमको पता चल गया कि सर 5 रुपये में 12 संतरा खरीदे थे। कितना रुपये में? 5 रुपये में 12 संतरा खरीदे थे। ये मेरा CP आया था। सर अब क्वेश्चन बोला था कि 1 दर्जन संतरा बेचना है, तो 1 ही दर्जन तो आया था, ठीक ही तो है। अब समझिएगा, 1 दर्जन संतरा बेचना था। अब 1 दर्जन संतरा बेचना है लेकिन 20% का प्रॉफिट खरीदना है, पाना है हमें। तो 5 रुपये का सामान खरीदे थे, 20 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे, तो यानी कि 1/5 का प्रॉफिट कमाएंगे, यानी कि 5 का सामान 6 में बेचेंगे, अर्थात 6/5 में बेचेंगे। 5 से 5 कट गया, अर्थात 6 रुपये में बेच देंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनाने जाइएगा, आप फाइनली देखिएगा कि कितना % का प्रॉफिट कमा रहा है, कितना % का लॉस हो रहा है आपको, ठीक है। वहीं से आप डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को बिना बनाए हम बना देते कैसे। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% का मतलब क्या, 100 से 20 ज़्यादा, यानी कि 120%। बात समझिएगा, 120%। 120% का मतलब क्या, 3 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल? 3 का मल्टीपल। अब हम ऑप्शन देखते हैं 3 का मल्टीपल कौन है। देखिएगा यहाँ पे, ना ये है ना ये है ना ये है, ये वाला आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। आप हमेशा कितना पेन चलाएंगे, कितना क्वेश्चन बनाइएगा। इसलिए आप ट्रिकी क्वेश्चन को बनाना सीखिए, समझना सीखिए। कई क्वेश्चन होते हैं जो कि विदाउट पेन से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब एक और बात, अब बोलिएगा सर अगर 10% का प्रॉफिट कमाता तो 10% का प्रॉफिट कमाता तो 110 हो जाता, अर्थात हम 11 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढते हैं। 10% का लॉस कमाता तो 90% होता, अर्थात हम 9 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। फाइनली आपको देखना है कि कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, फाइनली आपको देखना है कि कितना % का लॉस हो रहा है। इस बात को बस आप दिमाग में बैठा के रखिए प्लीज। अब चलते आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा अभी 11 नंबर है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए मैं भी लगातार कल भी मैं इस बात को बताया, आज भी बता रहा हूँ, है ना, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। तो मेरा उम्मीद भी आप ही से है कि जितना भी इस वीडियो में हमारा एफ़र्ट लग रहा है, उस एफ़र्ट को थोड़ा सा आप वैल्यूएबल बनाइए। वैल्यूएबल किस तरीके से बना सकते हैं, आप मेरा वीडियो शेयर करिए, जितने दोस्तों के साथ हो सकता है दोस्तों के पास भेजिए कि हाँ ये सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से आप SSGD के आप देख लीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जो बच्चा मेरा 40 के 40 सेशन देख लेता है, उसका 20 में 20 एकदम निश्चिंत है कि आ जाएगा। बस मैं जितना बात बता रहा हूँ उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। जो भी फार्मूला बता रहा हूँ उस फार्मूला को बार बार आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स को पलट के देखते रहिए। हाँ, एक कॉपी होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ्स का क्या नोट्स बनाना है। देखिए मैं मानता हूँ मैथ्स का नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है ना। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप बनाइएगा, लोगों के बहकावे में मत आ जाइएगा। हर एक लोगों का अलग अलग मेंटेलिटी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स का नोट्स नहीं बनाना है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि देखिए प्लीज़ मेरा इस एफर्ट का थोड़ा वैल्यू करिएगा। वैल्यू किस तरीके से करना है मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। उसके बाद ये वीडियो शेयर करना है अपने मित्र के पास, पूरा शेयर करना है कि देखिए सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और आप जितना हमको बूस्ट करेंगे, मैं आपको संभावना दे रहा हूँ, मैं उतना और एफर्ट मारूँगा। आपको लगे कि सर मुझे कोई और चैप्टर्स पढ़ना है, वो चैप्टर्स का डिमांड करिए, बिल्कुल आपके लिए मैं हाजिर रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम पास के मैं आगे चलता हूँ। मैं टाइम का थोड़ा सा ज़्यादा ही वैल्यू करता हूँ, तो मैं इसलिए टाइम नहीं लेता हूँ। आपका देखे होंगे वीडियो जब स्टार्ट हुआ था उस समय भी तुरंत से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए हुए। चलिए हम चलते आगे की ओर। देखिए यहाँ पे क्या है कि 22 छात्रों की एक कक्षा में औसत वजन 42 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है?
42 किलोग्राम है। यदि 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वाले 2 नए छात्र को कक्षा में शामिल किया जाता है तो 24 छात्रों का नया औसत वजन क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं औसत के बारे में बता देता हूँ कि औसत होता क्या है। देखिए औसत क्या होता है, इस बात को समझिए सबसे पहले। औसत, एवरेज। देखिए औसत बहुत छोटा सा बात है कि औसत क्या होता है। देखिए अगर हम बोल दिए कि औसतन, देखिए आपके घर में होता है ना कि औसतन कितने खर्च हैं, है ना। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। अब 4 लोग में से कोई 2 रोटी खाता होगा, कोई 3 रोटी, कोई 4 रोटी, कोई 5 रोटी, ठीक है ना। तो कोई मेंबर आएगा कि औसतन कितना रोटी खाता है आपके घर में कोई लोग, तो आप क्या बताइएगा। इसका मतलब होता है कि आप 2 + 3 + 4 + 5 को जोड़ देंगे। 3 2 5 5 5 10 10 4 14 और 14 में 4 से भाग देंगे, जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा आपका औसत का, ठीक है। तो एवरेज बराबर, इस बात को याद रखिएगा आज के बाद, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम और डिवाइड बाई टोटल नंबर। मतलब कितना आप खा रहे हैं रोटी और कितना आपके घर में लोग हैं, वही आपका औसत है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 8 का, 9 का, 10 का, 20 का, 25 का एवरेज बताइए, तो कुछ नहीं करना है, इन सब को जोड़ देना है और 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग कर देना है। ये मोटा मोटी मैं औसत बता दिया, बहुत छोटा सा बात बताया हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं पीछे की ओर। अब पीछे की ओर चलेंगे हम, ध्यान सुनिएगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 22 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। अब बात समझ में आ रहा है, मतलब 22 छात्र हैं तो उसमें से एक व्यक्ति का एक मतलब एवरेज निकाला गया, तो वो कितना किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है। यदि 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वजन वाले 2 नए छात्रों को कक्षा में शामिल किया जाता है। नहीं सुनिएगा, हमको पता है कि सर 42 तो पहले था, एक मिनट सर 42 तो पहले था, कोई बात नहीं। अब हम 42 से कंपेयर करेंगे। देखिए हम डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेविएशन नहीं जानते तो प्लीज़ आप मान लीजिए कि मैं बता देता हूँ। डेविएशन का मतलब होता है कि विचलन टाइप का, कि आप कितना उससे ज़्यादा है कितना कम है, बस टूटे फूटे भाषा में यही समझिए आप, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि पहले एवरेज 42 था। अब 42 जब एवरेज था तो बोला यदि 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वाला नया व्यक्ति आ जाए, तो 33 किलोग्राम आएगा तो 42 से तो कम ही लेके आएगा ना जी। तो 42 से कितना कम लेके आ रहा है, तो सर 9 कम लेके आ रहा है, ठीक है। 39 किलोग्राम आया तो 42 से कितना कम लेकर के आया, तो 42 से सर ये 3 कम लेके आया, तो दोनों मिला के कितना कम किया, तो सर 12 कम किया, ठीक है। अब पहले कितना लोग था, 22 लोग था, 2 आदमी और आ गया था, अब कितना हो जाएगा, 24 लोग। और जो भी 12 का इफेक्ट होता है वो 24 पर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे, अर्थात -0.5 की कमी हो जाएगी एवरेज में। अब कितना की कमी, -0.5 की कमी हो जाएगी। तो अब हमारा एवरेज जो था पहले 42 से -0.5 घटा देंगे, अर्थात मेरा अब नया वाला एवरेज आ जाएगा 41.5। कितना आंसर आ जाएगा जी, 41.5। इस बात को आप मान के रख लीजिए। देखिए अगर हम बोले कि सर अगर बेसिक से बनाना चाहे तो बेसिक से कैसे बनाएंगे। देखिए बेसिक से भी हम बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी आपका ये लंबा बनता है, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं पढ़े होते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए 22 छात्र हैं, तो 22 छात्रों का औसत बोला था कि 42 किलोग्राम है। एक 33 किलोग्राम वाला व्यक्ति आ गया था और एक आ गया था 39 किलोग्राम वाला, ये टोटल वजन हो गया। अब क्या हो गया कि 22 आदमी पहले था, 2 आदमी और आ गया, तो टोटल हो गया 24 आदमी, ठीक है। 24 आदमी आ गया। अब हम मान लेते हैं कि नया वाला वजन x हो गया होगा, ठीक है। यही जब x का मान निकलेगा तो ये आ जाता है 41.5, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बात तो हम बता दिए थे आपको, ठीक है। नया क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी, स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि अच्छा ए है और बी है, इनमें छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। कितना है जी, 5:8 है। आगे बोला है यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 15% का वृद्धि किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, इसमें वृद्धि वाला भी क्वेश्चन आता है, कमी वाला भी क्वेश्चन आता है। मैं दोनों बात बताऊंगा, ठीक है। वृद्धि वाला भी आता है, कमी वाला भी आता है। तो बोला है कि अगर ए और बी में छात्रों की संख्या में 20%, यानी कि ए में 20% और बी में 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूल ए और बी में छात्रों का नया अनुपात क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखिए जी ये 5 था पहले, अब 20% का वृद्धि हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये आपके टीचर बताए होंगे।
तो 100% होता है, जब 20% का वृद्धि हो जाएगा तो सर ये 120% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 में जब 15% का वृद्धि हो गया तो ये हो जाता है 115%। एक और बात, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो प्रतिशत मत लिखिएगा, क्योंकि प्रतिशत बाद में कट जाता है। अब 5 से काटेंगे तो 24 × 120 आता है और 23 × 115 आता है। ठीक है, 18 की 24 आता है, यानी कि 5 3 15 और 23 से कम 23, यानी कि नया जो अनुपात हो जाएगा ये 15:23 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बात, क्या ये वृद्धि बोल दिया तो कमी नहीं बोल सकता था? बिल्कुल बोल सकता था। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि वृद्धि की जगह ये कमी कह देता, ध्यान से सुनिएगा, वृद्धि की जगह कमी बोल देता, ध्यान सुनिएगा, बस वृद्धि की जगह क्या बोल देता है? कमी। बोलता है क्या कि 20% और 15% की कमी की जाती है। तब क्या करते हैं आप, ए है और बी है, ये 5 है, ये 8 है, 20% का कमी है यानी कि 80 हो जाता है इधर, और इधर बोला 15% की कमी आता है, इधर हो जाता है 85। अब ये वाला रेशियो हो जाता है नया में आपका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही तरीका है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ठोस शंकु का आयतन 961 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। देखिए एक और बात बताते हैं हम आपको आज के बाद, ये बात याद रखिएगा कि कभी भी वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन जो होता है, आयतन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, कभी भी एरिया जो होता है, एरिया क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। कभी भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायगोनल, ये जो होता है ये केवल मीटर में होता है। ये 3 चीज़ को याद रखिएगा, ये 1D है या 2D है या 3D है। बात समझ में आ रहा है? ये 1D है या 2D है और ये 3D है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी वॉल्यूम मीटर क्यूब में आता है, एरिया कभी भी मीटर स्क्वायर में होता है, और L, B, H और D ये सब M होता है, यानी मीटर में होता है केवल। ये बात हम बता रहे हैं, इस बात को बस आप साइड में ऐसे करके नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरीके से इधर साइड में करके लिख लीजिएगा आप, और ये बात आगे काम आएगा। कब आएगा मैं बताऊंगा, सक्सेसिव में बहुत ज़्यादा काम आता है इसका, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आप आंसर बताएंगे एकदम बिना पेन चलाए। तो चलते हैं हम आगे बिना टाइम पास किए। अब क्या है आपका कि यहाँ पे बोला है कि एक ठोस शंकु का आयतन 961 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए जी शंकु है, तो आपको शंकु के बारे में भी बता देते हैं कि देखिए इस प्रकार का शंकु होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का शंकु होता है। ठीक है, ये शंकु है। ये आपका ध्यान सुनिएगा, ये आपका रेडियस कहलाता है r, ये आपका हाइट कहलाता है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है और ये तिर्यक ऊंचाई है। ये सबसे पहले बात तीनों आप समझ लिए। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या होता है इसमें, इसको जो बोलते हैं, ये जो आपको वृत्त नीचे दिखाई दे रहा है, ये आधार की परिधि कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल इसको भी कह सकते हैं नीचे, उसके अंदर के पार्ट को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस बात को मुझे अच्छा से समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। किसी शंकु के, ध्यान सुनिएगा, किसी शंकु के, ये पूरा बात हम बता देते हैं, कोई भी शंकु के अगर हम L निकालते हैं तो L बराबर होता है √r² + h²। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस होता है, ट्रिपलेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये बात बताएंगे कि कोई भी शंकु का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 πr² होता है। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, πrl होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, πr × r + l होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा कि शंकु के आधार का परिधि क्या होता है, आधार का परिधि क्या है, तो देखिए ये वृत्त की तरह दिख रहा है इसलिए 2πr होता है। अगर इसका आधार का एरिया पूछेगा, एरिया पूछेगा तो आप बता दीजिएगा πr² होता है। इस सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे शंकु चैप्टर ख़त्म। अब जितने भी बात हैं अगर इसको आप याद रखिएगा, केवल डेटा चेंज करके देगा और कुछ नहीं देता है, बात समझिए मेरा। तो इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इधर। अब क्या बोला है कि ठोस शंकु के आयतन 961 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए, तो आयतन क्या होता है जी, 1/3 πr² बराबर 961 दे दिया है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चलिए जी, h का मान दे दिया है 8। चलिए, तो 1/3 इंटू पाई का मान किसका बोला है क्या, हाँ चलिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² इंटू h का मान मेरा दे दिया है 8 बराबर 961। ठीक है,
अभी कटेगा क्या, कटेगा क्या, 22 से काट ले क्या, 22 चौक 88, ये 6 9 1 10 नहीं कटने वाला है, कैसे कटेगा फिर, है ना। और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 961 ही है ना। एक ठोस शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है, बराबर 961 दिया है, ठीक है। कहीं 916 तो नहीं था, 916 तो नहीं था यार। अगर मैं इसको करूँ 916 को, तो 9 6 15 1 8 1 8 8 1 8, नहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जी। कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, सॉरी, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, इसमें देखना पड़ेगा मुझे। एक ठोस शंकु का आयतन 961 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 22 है, 11 से काटेंगे, 11 88, 8 1 नहीं काटेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। इसकी ऊंचाई बोला है 8 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, पाई आर इंटू आर प्लस एल। वेट, ये मिट गया है यहाँ पे, ये टोटल सरफेस एरिया निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बात है कि इसका जो आयतन दे रहा है वो गड़बड़ है। आयतन बोला है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 961 है, फिर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, एच का मान 8 दिया ही है। अब 8 से काटेंगे, 8 से कटने वाला है नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्या होगा भाई। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं इसको देखता हूँ, बाद में करता हूँ प्लीज़, ठीक है, टाइम पास नहीं करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 चलिएगा। तो यदि 1/3, ध्यान सुनिएगा, ये बोला है कि यदि 1/3 है, ये 1/3 का मतलब, सॉरी हाँ, 1/3.125 बराबर इसका वैल्यू दे दिया है 0.32। तो आपसे पूछा है 1/0.0003125 का वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बात देखिए, ध्यान सुनेगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप कुछ मत करिए, बस देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो 1 2 3 अंक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, हम 0.32 है तो 0.32 लिख देंगे और इनटू, अब आपको पता है सर नीचे 7 है और ऊपर सर कितना है, 1 2 3 है, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो से गुना कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये हटेगा तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, अर्थात 3200 आंसर हो जाएगा। 3200 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3200 आंसर हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, देखिए कैसे। ये बोला है कि 1/6.25 का वैल्यू 0. यहाँ पे 1 मिनट, क्योंकि ब्लैक था मेरा, तो चलिए रेट सम कर लेंगे, ध्यान सुनिएगा। 1/6.25 का वैल्यू 0.16 है, तो 1/0.000625 का वैल्यू कितना होगा। तो हमको पता है कि सर दशमलव के बाद 1 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 से इसमें गुना कर देंगे, 4 मतलब कि 4 जीरो से गुना कर देंगे तो 1 2 3 4, तो 2 जीरो ये हटा देगा, यानी कि 1600 आंसर हो जाएगा। 1600 कहाँ पे है जी, यहाँ पे हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज। अब चलते हैं हम आगे, 1 मिनट, कितना नंबर था, हाँ ये क्वेश्चन हो गया ना, प्लीज, थैंक यू। हाँ चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि यदि 3 व्यक्ति PQR अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, मतलब P किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और R उसी काम को कितने दिनों में, 60 दिनों में कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 60 दिनों में कर सकता है। तो वे एक साथ यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। कोई कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो यहाँ पे टाइम लिख दीजिए सीधे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इफिशिएंसी, ये वाला इफिशिएंसी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाता है टोटल वर्क, ये आ जाता है टोटल वर्क। ये सबसे पहली बात, ये क्या आता है, ये टाइम आता है, ये क्या आता है, इफिशिएंसी आता है, और ये क्या आता है, टोटल वर्क आता है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये 10 20 और 60 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 60 आएगा। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब एलसीएम 60 आ जाए, बात समझिएगा, जब एलसीएम 60 आ जाएगा तो 60 एकम 60, 20 30 60, 10 छके 60। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए कि R का इफिशिएंसी जो है 1 है, यानी R का क्षमता 1 है, Q का क्षमता 3 है, P का क्षमता 6 है। इसका मतलब ये होता है।
अब कुछ नहीं करना है आपको, आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा, तो हम बताए थे कि P प्लस Q प्लस R का जब टाइम पूछा है, ये तीनों का टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई क्या, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी, जितना लोग हिस्सा लेगा। तो टोटल वर्क कितना है सर 60 है, अब बटा एफिशिएंसी कितना है सर P Q R का, तो तीनों को जोड़ेंगे 6 3 8 1 9, यानी कि 60/9 हो जाएगा आंसर। अब 60/9 1 मिनट, 6 3 9 1 10 होगा ना जी, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 0 से कट गया, यानी कि 6 हो जाएगा 6 दिनों में। लेकिन क्या क्वेश्चन इतना ही आता आपसे, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत तरीके का बन सकता है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हम सब बात बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता था, ध्यान सुनिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता था कि बताइए ये P, ध्यान सुनिएगा, P और Q मिलकर के कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था कि Q और R मिलकर के कितने दिनों में करता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता था कि R और P मिलकर के कितने दिनों में काम करता है। कोई दिक्कत है जी, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता था। ये देखिए 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन सकता था, ठीक है। या फिर ऐसा बन सकता था कि P और Q जितने दिनों में करेगा, Q और R जितना दिनों में करेगा, इनके बीच का टाइम का अंतर क्या है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कई दफ़ा, इनका रेशियो क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने दिमाग में इस बात को डाल के रखिए कि एक क्वेश्चन नहीं, हम जब भी बनाएंगे तो 3-4 क्वेश्चन बना के रखेंगे ताकि पूरा सॉल्यूशन हो जाए। समझ में आ रहा है, एकदम दिमाग में डाल के रखिए आप। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा था कि कार्यालय जाते समय रमेश की औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह 1/3 दूरी, ठीक है ना, 1/3 दूरी और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो शेष दूरी के लिए उसकी गति कितनी होगी। ध्यान सुनिएगा, एक बात याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा, ध्यान से सुनिएगा, d1 बटा t1 प्लस d2 बटा t2 होता है, ठीक है। या फिर यूँ बोले तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक मिनट यहाँ पे t1 क्यों बोल दिया जी, s1 होगा ना, s1 होता है ना, s1, तभी तो डिस्टेंस ये s1 बटा s2 हो जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, या फिर एक लाइन में बोलूँ तो ऐसे बोलता है लोग कि एवरेज स्पीड बराबर जो होता है, एवरेज स्पीड बराबर जो होता है टोटल डिस्टेंस बटा, ये देखिए ये t1, ये d1 बटा s1 t1 आएगा और d2 बटा s2 d2 आएगा, अर्थात t1 प्लस t2 करेंगे, t1 प्लस t2 यानी कि छोटा छोटा दो चीज़ों को जोड़ेंगे तो बड़का t आएगा, यानी कि टोटल टाइम आ जाएगा। कोई दिक्कत है, इस तरीके से इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि इस बात को मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम जब चलेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन बोला है कि कार्यालय जाते समय रमेश की औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, ठीक है। आगे बोला है कि यदि वह 1/3 दूरी, 1/3 दूरी कहने का मतलब है कि अगर टोटल डिस्टेंस हम 3 मानेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना मानेंगे जी, 3 मानेंगे, अगर हम टोटल डिस्टेंस 3 मानेंगे, ठीक है, तो बोला है यदि वह 1/3 दूरी यानी कि 1/3 यानी कि 3 में से 1 दूरी, ठीक है, तो 1/3 दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की जाता है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, ये 48 है जी, ये लड्डू की तरह मत देख लीजिएगा प्लीज। आगे बोल रहा है तो शेष दूरी, तो शेष कितना बचा, 2 दूरी बचा, ठीक है। शेष दूरी के लिए उसकी गति क्या है, तो मान लेते कि शेष दूरी के लिए उसकी गति x हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता, बस आप पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो बोलिए तो हम सॉल्व कर देते हैं, बोलिए तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा और आसान कर देते हैं आपके लिए, क्यों, क्योंकि आप बहुत मासूम हैं, आपको तो मुंह में ठूस के केक खिला देंगे हम, दिमाग ख़राब कर रहे हैं। चलिए इतना छोटा सा बात आप नहीं सॉल्व कर सकते, चलिए कोई बात, अरे मजाक किए हैं, आप स्टूडेंट हैं हमारे, हम कैसा दिमाग ख़राब होगा मेरा, आप ही से तो मेरा चलता है सब चीज़। चलिए सॉरी, चलिए ध्यान सुनिएगा, ये 3 बटा ये 1/48 और ये x है, ठीक है। तो ये क्या करेगा 48x, ये 48x हो जाएगा, ठीक है, ये 48x हो जाएगा। अब ये करेंगे इधर x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से होने के बाद एक बात बताइए, आपको पता होगा ये बात कि a बटा b बटा c बटा d जब होता है तो ये AD बटा BC हो जाता है। इसको क्या कहते हैं जी, AD बटा BC, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। अगर a बटा b बटा c होता है तो इसको क्या कहते हैं जी, AC बटा b कहते हैं। क्या कहते हैं, AC बटा b कहते हैं। अब तो सॉल्व कर लेंगे ना, अब सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ ना, हौच पौच हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
सॉल्व कर लीजिएगा। इसका x का मान आ जाएगा, मैं बता देता हूँ x का मान कितना आ जाएगा भाई, ये 57.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अप्रोक्स। चलिए नेक्स्ट बोला है कि एक राशि 4/5, ध्यान सुनिएगा, एक राशि 4/5 को 5/6 में बदल दिया जाता है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन क्या आता है, बोलता है कि 4/5 के बजाय, मतलब टाइप करने वाला क्वेश्चन होता है कि 4/5 टाइप करने की जगह पे 5/6 टाइप कर दिए, तो बताइए गलती में कितना % की त्रुटि हुई। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक राशि 4/5 को 5/6 में बदल दिया जाता है, तो राशि में कितने % की परिवर्तन किया गया है ये बताइए। तो हमको पता है कि ये वाला सही था सर और ये वाला सर गलत था, तो कुछ नहीं करता है ऐसा क्वेश्चन में, इसको मैं इससे गुना कर देता है, इसमें इससे गुना कर देते हैं। तो जब गुना करेंगे तो ये 5/6 है ना, तो 6 का 24 सही वाला हो जाएगा सर, अब 50-25 गलती वाला हो जाएगा सर। अर्थात एक की सर गलती कमी कर दिए, एक की त्रुटि कर दिए, कितना से 24 से। तो हम जानते हैं कि 1/25 का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, अच्छा ठीक है, ये तो सब तो ऑप्शन दिख रहा था, खैर हटाइए, चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। 1/24 गुने 100, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/24 गुने 100, अर्थात 100/24। यहाँ पे करेंगे तो 24 चौका 96, ठीक है, 24 का टेबल आप याद रख लीजिएगा प्लीज़। 24 चौका 96 दशमलव, ये 4 जीरो होगा तो 24 से कम 24, देखिए 4.1 इसमें एक ही दिख रहा है, अर्थात मेरा डी आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर होता है मेरा, डॉग आंसर हो जाता है, D4 डॉग। अब चलते हैं हम आगे 17 नंबर। अब 17 नंबर क्या आंसर, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक विक्रेता प्रतिवर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 7200 रुपये उधार देता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज अनुमानित ज्ञात करें। भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, सच बता रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बारीकी से नहीं पढ़िएगा तो गलती करके चले जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन बनता है कैसे, आपको पता है कि सर ये CI है, ब्रांचिंग मेथड से बता रहा है, 72,000 रुपये है इसके पास। ठीक है, 72,000 रुपये है, ये 3 साल का हम CI बना देते, 3 साल का ब्रांच लिस्ट है, ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, ये तीसरा साल का है। ठीक है, रेट जो है 12% है, यानी कि पहला साल का अगर हम 12% निकालेंगे तो परसेंटेज से डबल जीरो कटेगा, तो 12 दूना, देखिए यहाँ पे ये प्रतिशत से कितना जीरो कटेगा, डबल जीरो कट जाएगा, तो 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, बरसते 84, 84 2 86, अर्थात 8640 होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। ध्यान सुनिएगा, एक्स्ट्रा इतना फैक्ट बता देंगे कि आप खुश हो जाइएगा पूरा कि नहीं सर पढ़ेंगे तो आप मैथ आप ही से पढ़ेंगे, कहीं और नहीं पढ़ेंगे, और आप पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा, अब क्या है यहाँ पे जब 8640 हो गया तो यहाँ से आइएगा तो इसका 12% निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप 12% निकालिएगा, क्योंकि ऐसे ही निकालना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे देगा और साथ में यहाँ पे भी देता है, ये यहाँ पे भी देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर ये वाला जो है ये यहाँ पे देता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, अब हम मिटा देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो जब हम 8640 का 12% निकालेंगे, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, 8640 का जब हम 12% निकालेंगे तो देखिए 8640 का 12% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 काट देंगे, अब बर्चक 48 के 8 हासिल 4, बर्चक 72 72 4 76 के 6 हासिल 7, और 12/96 96 और 7 103, यानी कि 136.8 हज़ार है। कितना रहा जी, इसको सॉल्व करने पे 1036.8 आ रहा है। कितना रहा, 1036.8 रखते हैं। करू तेल लेने जाना है, मिर्ची लेने जाना है बाजार में, 1036.8। हाँ, ये वाला बात नहीं याद है क्या कि जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो मम्मी जब बोलती थी कि मार्केट से जाओ बउआ दुकान पर से ना करू तेल लेकर के आना, मिर्ची लेकर के आना, और जो भी है सामान चीनी लेकर के आना। पूरा रास्ते रटते जाते थे, करू तेल, मिर्ची, धनिया, चीनी, फिर कभी गड़बड़ा जाते थे हम लोग, एक दो चीज़ भूल जाते थे। और अभी आप लोग फार्मूला भूल जाते थे, सर भूल जाया। अरे याद करिए, बचपन में भी आप भूले हुए हैं, फिर भी पिटाते थे आकर के। अरे अभी हम पीटते हैं, मतलब अभी हम बोलेंगे, डांटेंगे आपको कि आप क्यों भूल रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा करिए वैसा करिए, आपको पूरा कंसेप्ट याद रखने हैं। लेकिन भूलते तो आप उस समय भी थे, आप भूल गए हैं कि आप उस समय, आपको लगता है कि मैं पहले पूरा याद रखता था, अब भूल जाता। नहीं भाई, आप पहले भी भूलते थे। याद करिए, 5 सामान में से एक सामान तो आप गायब करके आते थे। ऐसा था या नहीं था? बिल्कुल था, आप सोच करके बताइएगा हमको।
ठीक है। चलिए यहाँ पे तो ये इसका आ गया ये ना 12%, इसका ये 12% है। मैं बताया था कि इसका ही 12% यहाँ पे भी आता है। अब इस बात को हम समझा देंगे बाद में कैसे क्या होता है। फिर इसका 12% यहाँ पे आता है, ठीक है, 1036.8 आ जाता है। अब बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक। अब क्या होता है, ये इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, अब इसका यहाँ पे आता है 12%। अब इसका जब 12% यहाँ पे आएगा तो ध्यान सुनिएगा, 1036.8 का 12% निकालते हैं। कितना परसेंट? 12%। 12% का मतलब होता है 12/100, ठीक है। ये प्रतिशत हट जाता है तो ये प्रतिशत हटा दिया जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए ये 12/96 के 6 हो जाएगा, हासिल 9। ये भी हटा देते हैं, 0 यहाँ पे बैठा देते, ठीक है। 12/96 के 6 हासिल 9, बरछक 72, 72 और 10 82 यानी कि 81 के 1 हासिल 8, ठीक है। बढ़ते 36, 36 8 44 के 4 हासिल 4, 12 दहा के 120, 120 और 4 124, ठीक है। और 1 2 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 ये यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 124.41 इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कैलकुलेशन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ये तो कुछ गड़बड़ होगा तो गड़बड़ आ जाएगा पूरा, क्योंकि 1036 है, 1036.8 है का 12% है। जब 12% निकालेंगे तो 12/96 के 6 हासिल 9, फिर बरछक 72, 72 और 9 81 के 1 हासिल 8, बढ़ते 36, 36 और 8 44 के 4 हासिल 4, 12 दहा के 120 और 4 124 और यहाँ पे आएंगे 3 है तो 1 2 3 हटा दिए, ये ठीक है। आपका आ गया था 124.4, ठीक है, 124.4 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये 124.41 आ गया, सुनिएगा ध्यान से। अब क्या है कि आपसे पूछा है कि बताइए, ध्यान सुनिएगा, अभी क्वेश्चन बन गया, बोला है कि तीसरे वर्ष के लिए ब्याज अनुमानित ज्ञात करिए। तो देखिए ये पहली वर्ष का ब्याज है, ये केवल ये आपका दूसरे वर्ष का ब्याज है, ठीक है, और ये आपका तीसरे वर्ष का ब्याज है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। अगर आपसे पूछो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, बात समझिएगा, ठीक है। हम बाद में ब्राउन बना के समझा देंगे, पूरी बात समझाएंगे, आप बिना टेंशन करिए। देखिए मैं बता ही देता हूँ अभी, ठीक है। अगर कोई प्रिंसिपल होता है, यहाँ से पता नहीं कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, हम ब्लैक नहीं वाइट कर लेते हैं। आजा भाई, वाइट पे आजा, चल। ये प्रिंसिपल है कोई और ये 3 साल का होता है तो 3 साल का ऐसा ब्रांच बनता है। अगर यहाँ ए होता है तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। अगर इसका ये कुछ परसेंट होता है बी, मान लेते हैं 8% निकालना होता है तो यहाँ पे भी 8% निकालते हैं, यहाँ पे भी 8% निकालते हैं। अगर यहाँ पे बी होता है तो ये भी बी होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बी होता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे सी होता है, इसी तरीके से आता है। पहले वाला में 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये वाला को हम CI SI कहते हैं, ऊपर वाला को हम इसको हम SI कहते हैं। क्या कहते हैं जी? SI कहते हैं। बात को समझिए, इसको क्या कहते हैं? SI कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, इस वाले को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस वाले को बोलते हैं, देखिए 1 2 3 तीनों साल निपटा दिए तो 3 साल का CI और SI का डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इस वाले को केवल B को बोलेंगे, लीजिए पीला ही लेना था, चलिए कोई बात नहीं। इस वाले को पकड़ेंगे केवल B वाले को, तो इसको बोलेंगे 2 साल का CI और SI का डिफरेंस। बात समझिएगा, तीनों साल का ये SI होता है, ये तीनों साल का SI हो गया, ये 1 साल का, ये 1 साल का। अगर पूछेगा कि केवल पहले साल के बताइए तो पहला साल का SI और CI यहाँ पे है। अगर दूसरा साल का पूछेगा तो दूसरा साल का CI ये दोनों हो गया, और केवल SI पूछेगा तो ये A होता है। तीसरे साल का केवल SI पूछे तो ये होता है, और तीसरे साल का CI पूछे तो ये पूरा होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर पूछे पूरा 3 सालों का CI, ध्यान सुनिएगा, अगर पूछे कि 3 सालों का CI, देखिए ग्रीन से करते हैं, 3 सालों का CI, तो ये 3 सालों का CI होता है। अगर आपसे पूछे, ये ध्यान सुनिएगा, ये हो जाता है 3 सालों का CI हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि 2 सालों का CI, तो 2 सालों का CI ये वाला होता है, ये वाला होता है 2 सालों का CI, 2 सालों का CI। भाई इतना अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं आप, ठीक है ना। बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए, मैं अपना जान झोंक दूंगा आपके 20 में 20 मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या ये बात पूरी आपको समझ में आ रही है? पूरी बात पक्का समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा, सॉरी पीछे चलना है ना हमें, एक क्वेश्चन था हमारा फंसा हुआ। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज अनुमानित ज्ञात करिए। कोई बात, ध्यान सुनिएगा। तो हम तीसरे वर्ष का ब्याज हम बताएं कि ये वाला तीसरे वर्ष का ब्याज होता है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज हम जोड़ लेते हैं कि सर ये जोड़ते हैं
तो सर 6 4 10, 10 6 16, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं, इधर जोड़ लेते हैं ना, 8640, और उसके बाद क्या था 1036, है ना। नज़दीक नज़दीक है क्या ये सब, थोड़ा नज़दीक नज़दीक है क्या। चलिए अंतर है अभी 1036, फिर क्या था 1036, फिर क्या था यहाँ पे 124, 1 मिनट, ठीक है 124, ठीक है ना। अगर इतना ही से जोड़े 6 6 12 12 4 16 के 6 6 12 12 4 16 के 6 हासिल 1 4 3 7 7 3 10 10 2 12 1 13 के क्या हो गई, ओ सॉरी 1 मिनट, ये पूरा मेरा काम ख़त्म कर देगा। सॉरी स्क्रीन पे कोई कीड़ा आके बैठ गया था तो ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं प्लीज। चलिए यहाँ पे 6 6 12 12 4 16 के 6 हासिल 1 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 1 मिनट, हाँ 6 6 12 12 4 16 के 6 हासिल 1 4 3 7 7 3 10 10 2 12 1 13 के 3 हासिल 1 और 6 1 7 7 1 8, ठीक है, और 8 2 10, यानी कि 10 83 6 यहाँ पे आ रहा था, वहाँ पे देख लीजिए 10 83 6 यहाँ पे आ रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ, तो अप्रॉक्स में हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगर दूसरा सवाल का पूछता ये बताते हैं, पहला सवाल का ये पूछता है, अगर अंतर पूछता तो इन दोनों का अंतर बता देते, ये अंतर पूछता तो ये वाला बताते हैं, ठीक है ना। और सब बात हम बता चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सी में इससे ज़्यादा कुछ बात आपको समझ में नहीं आनी, समझने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन। बोला है कि एक अर्धगोला है और एक शंकु के आधार का आधार बराबर, देखिए एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है। आधार बराबर के मतलब कहने का मतलब है कि उनका कैपिटल आर उनका रेडियस आपस में बराबर है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, मतलब ऊंचाई भी समान है, चलिए अच्छी बात है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों के बीच क्या अनुपात है। तो बोल रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों के बीच क्या अनुपात है, ये बता दीजिए। कोई बात नहीं, सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद है कि नहीं है, चलिए कोई बात नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, अर्धगोला है, तो हम अर्धगोला और गोला का फार्मूला बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला का बता रहा है फार्मूला, ठीक है, अर्धगोला और गोला दोनों का बता देते हैं, ठीक है, गोला का भी बता देते हैं। देखिए मैं बात समझिएगा प्लीज। देखिए हम जानते हैं गोला का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया पूछे या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछे, बात बराबर है 4a स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, चलिए क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अर्धगोला का पूछे तो इसका वॉल्यूम हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया पूछे तो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे आपसे तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक और बात हम आज बता देते हैं आपको। देखिए एक फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक होता है 3 पाई आर स्क्वायर और एक होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब फार्मूला है। देखिए ये पाई आर स्क्वायर जो होता है ये वृत्त का होता है, ये वृत्त का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल याद करिए, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये जो होता है अर्धगोला का, देखिए अर्ध आधा भी जा रहा है, ये अर्धगोला का ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या है टोटल सरफेस एरिया। और ये क्या होता है गोला का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। बस इतना याद रखिएगा आप इस बात को कि पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर ये लगातार फार्मूला होता है और लगातार गोला टाइप का कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बात, अब यहाँ पे जो बात किया गया है वो ये किया गया है, ध्यान सुनिएगा, कि गोला का रेडियस, ठीक है, हम आर है तो हम आर का मान यहाँ पे 1 मान लेते हैं। प्लीज इस बात को समझिएगा। यहाँ पे पहले हम आर का मान यहाँ पे 1 मान लेते हैं। जब आर का मान 1 मानिएगा तो एच का भी मान 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि एक अर्धगोला और एक शंकु है, तो शंकु, अब देखिए यहाँ पे कि क्या किसका अनुपात बोला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या बताया, अभी जस्ट पता है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी फॉर्मूला नहीं बताया, कोई बात नहीं हम बता देंगे, ध्यान सुनिएगा। हम जानते हैं कि सर गोला वाला होगा, तो गोला का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, गोला का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा जी इधर, अब इधर आ जाइए प्लीज, आगे चलते हैं।
जब आप आगे आइएगा तो मैं शंकु के बारे में बता देता हूँ। वेट बैक आइए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा शंकु के बारे में बताता हूँ, ठीक है। हम बताए थे अभी शंकु के बारे में कि ये आपका शंकु है, ठीक है। प्लीज ये आपका शंकु है, प्लीज बात समझिएगा। ये आपका शंकु है, ठीक है। ये शंकु है, ठीक है। ये शंकु है। हम बताए थे कि ये वाला आर होता है, ये वाला एच होता है, ये वाला एल होता है, ठीक है। हम बताए थे सबसे पहले कि एल बराबर जो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। वी बराबर जो होता है ये हम बताते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, या कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है जी, पाई आर एल होता है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। देखिए मैं लिखा हूँ, हमको भी याद है, लेकिन ये बेवकूफ़ हम आपको नहीं बना रहे हैं, हम इसलिए आपके सामने लिख रहे हैं कि बार बार आपके सामने रहेगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो पढ़ने की आपके पास छुट्टी कहाँ है, छुट्टी होती ही नहीं आपके पास पढ़ने के लिए, इसलिए मैं ये बात बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पाई आर एल है तो कहीं ना कहीं एल निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास हमको पता है कि सर ये एक है, ये एक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो अब बैक आते हैं, ध्यान सुनिएगा, एल का मान हमारा √2 आ गया, क्यों, क्योंकि पाई आर एल होता है। अब देखिए यहाँ पे शंकु वाला, शंकु का क्या हो जाएगा जी, हमको पता है कि शंकु वाला क्या हो जाएगा जी, शंकु का सर हो जाएगा, शंकु का हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। अब हमको पता है कि सर आर का मान 1 है तो एक, ये पाई से पाई पहले काट लीजिए, पाई से पाई काट लिए। अब आर का मान सर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अर्थात यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सर आर का मान 1 है, इसका मान √2 है अर्थात ये √2 हो जाएगा। ये काटिएगा तो ये देखिए 2 जो होता है √2 इंटू √2 होता है, ठीक है, और ये √2 है, तो ये √2 से √2 काट दीजिए अर्थात आंसर हो जाएगा √2:1। ये √2:1 ऑप्शन डी है और डी आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये सब बात हम आपको बता दिए हैं, पूरा बात आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के साइड में लिखते रहिए। देखिए मैं सब फॉर्मूला आपको याद करवा दूंगा, एकदम क्लास में ही याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा लंबा क्लास होगा कोई बात नहीं, बाकी लोग 40 मिनट 30 मिनट में केवल एक ही क्वेश्चन करवा के जाते हैं, हम आपको एकदम फैक्ट्री बनवा के भेज रहे हैं क्वेश्चन के। ध्यान सुनिए, अल्कोहल की 30% सांद्रता वाले तथा अल्कोहल की 50% सांद्रता वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 35% है। देखिए अल्कोहल की सांद्रता 30% है, ठीक है, फिर अल्कोहल की सांद्रता 50% है, परिणामी सांद्रता आपको कितना 35% चाहिए, कोई बात नहीं 35% चाहिए। देखिए यहाँ पे 50 में से 35 घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 15, 35 में से 30 घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 5, अर्थात किस अनुपात में मिलाना है, 3:1 अनुपात में मिलाना है, 3:1, यहाँ पे ऑप्शन डी है, डी आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हमारा पीछे छूट रहा था, मैं थोड़ा सा उसको देख लेता हूँ, क्या था वो क्वेश्चन, शायद कुछ डेटा का कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, अगर डेटा सही रहता तो फिर क्वेश्चन बन जाता, इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसका, है ना, या कई दफ़ा होता है इंसान से छूट जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ भी अभी कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बाकी सब क्वेश्चन तो बन गया था। क्वेश्चन बोला है कि एक ठोस शंकु है, देखिए यहाँ पे भी ये सब फॉर्मूला लिखे थे, है ना, देखिए यहीं पे तो लिखे थे मेरी सब बात है। चलिए क्वेश्चन था कि एक ठोस शंकु का आयतन 1900 तो नहीं है, यहाँ पे मिटा के देख ले, क्या 1900 तो नहीं है, नहीं 961 ही है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं फिर से। यहाँ पे 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि एक ठोस शंकु का आयतन जो देता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच देता है, ठीक है। ये 96 पाई तो कहीं नहीं होगा जी, 96 पाई नहीं, और इतना बराबर 961 कर लेते हैं। देखिए एक और बात बताते हैं, हम इस क्वेश्चन को कुछ किए थे, यहाँ पे हमको ध्यान है कि आर का मान यहाँ पे जो था 8 आ रहा था, सॉरी, और आर का मान यहाँ पे 6 आ रहा था, बस समझिएगा, हम बस हिंट दे देते हैं आपको, ठीक है। ये आर का मान 6 आ रहा था, ठीक है, और हमको जहाँ तक क्वेश्चन है इसमें याद आ रहा है कि आर का मान 6 आ रहा था और एल का मान 10 आ रहा था, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एच का मान 8 आता, ठीक है, तो एच का मान 8 दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कि सर पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, तो हम क्या करते हैं, पाई का मान पाई रहने देते हैं, आर का मान हम रखते 6 इंटू 6 + 10 करते, तो 16×6 = 96 पाई आ जाता है आंसर, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, मान पुट करके देखते हैं, 1/3 इंटू
पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, आर का स्क्वायर 36 हो जाता है, ठीक है। और इसका मान कितना हो जाता है, अब पाई आर स्क्वायर एच का मान यहाँ पे 8 है ना जी। तो अगर हम यहाँ से काटेंगे 3 बार में तो 12, तो ये 12 × 8 = 96, ठीक है। और ये पाई था, देखिए ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये पाई होगा भाई, सॉरी ये 96 पाई होगा, ये गड़बड़ है, देखिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कई दफ़ा बनाए हुए थे, हमको याद है था, ठीक है ना। तो इस कारण से हो गया, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम आगे से इस बात में कि पीपीटी में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझा दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ठीक है। लास्ट में हमारा थैंक यू आता है, बहुत अच्छा एकदम इमोजी के साथ, है ना। चलिए, आज का भी लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए, अच्छी बात है, हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बस आप समय के साथ क्लास रोज़ कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, मैं जो एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ उसको देख लीजिए, आपका कंफर्म है कि इस बार मैथ्स अच्छा हो जाएगा, 20 में 20 और SSGD हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। आप एक और बात, डिस्क्रिप्शन में अपना ये इंस्टाग्राम का या फिर टेलीग्राम का लिंक डलवा देंगे, व्हाट्सएप का भी लिंक डलवा देंगे, ताकि आपको अपडेट जो भी हो जल्दी जल्दी मिल सके, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। और एक और बात थोड़ा सा मैं बोल ही देता हूँ कि मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, कमेंट, शेयर, है ना, पूरा करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से खूब। हमको जितना आप हम पे ट्रस्ट करिएगा, मैं उतना ज़्यादा आपके लिए काम करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं, बहुत अभी कंटेंट बाकी है, बहुत कंटेंट सलाह दूंगा, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।